IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। चलो, आप सभी के सामने यहाँ पर एक वो दिख रहा होगा, मैप दिख रहा है यहाँ पर। देखो, फ्रीडम स्ट्रगल। इससे पहले थोड़ा सा बैक में जाना होगा हमको, जो आप लोगों ने पहले मिडल बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर जो आपके सामने ये मैप दिख रहा है, जैसे आप सभी को मालूम है 1857 जो है वो हमारा फर्स्ट नेशनल रिवोल्ट माना जाता है, जबकि उस समय नेशन जैसा कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ था। नेशन तो 47 के बाद से, और नेशनलिज्म की फीलिंग एक्चुअली 1857 के बाद से शुरू हुई इंडिया में। तो ये जो आगे सामने आपको मैप दिख रहा है, ये बता रहा है वो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट था। ये सभी को मालूम है, ब्रिटिश किसके अगेंस्ट था, कोई बताएगा? 1857 का ना सर? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल। क्योंकि उस समय तक मंगल पांडे ब्रिटेन जो है सीधे रूल नहीं कर रहा था। तो इस मैप में जो भी आप देख रहे हो, ये जो ब्लू और लाइट ब्लू जितनी भी जगह दिख रही है, ये जो दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सारे वो रीजन है जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑक्यूपाइड एरिया है, पूरा उनका आधिपत्य क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, ये सारे इसमें दिखाए गए हैं, और वो कौन कौन से रीजन है थोड़ी देर के लिए मैं इसमें वो कर दूंगा, ताकि आप सभी को बाद में जब वीडियो भेजू तो आप सभी देख भी पाओगे, नोट कर सकोगे। ये ABCD करके ये सारे जो रीजन लिखे हुए हैं, कश्मीर, कपूरथला, पटियाला, सिरमौर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, रामपुर, नेपाल, सिरोही, मेवाड़, बूंदी, जरोरा, बीजावर, अजयगढ़, रीवा, उदयपुर, इंदौर, हैदराबाद, ये वो रीजन है जो ब्रिटिश जो थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी थी। और ये ऊपर उसका मैप दिखाया गया है। और थोड़ा सा फैक्ट के लिए, जो फैक्चुअल क्वेश्चन स्टेट्स के आते हैं उनके लिए यहाँ पर नीचे भी दे दिया है कि 1857 रिवोल्ट में जो अलग अलग स्टेट्स के जो नवाब और महाराजा थे उनके भी नाम यहाँ मैंने आपको दिखा दिए हैं। नवाब मीर फखरुल्ला अली खान जो है हैदराबाद में थे, महाराजा नरेंद्र सिंह पटियाला में थे, महाराजा स्वरूप सिंह उदयपुर में थे, और महाराजा राम सिंह जो है जयपुर, महाराजा सरदार बीकानेर, और महाराजा जयराव शिंदे जो है ग्वालियर में थे। तो ये आप बाद में नोट कर लेना, स्टेट्स में खासतौर से फैक्चुअल काफी पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम शुरू करते हैं अपना ये एक माइंड सेट। देखो, याद रखो ये कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके लिए भी आपके दिमाग में वर्ड मैप जो है वो थोड़ा बहुत, कम से कम जो आज का मॉडर्न वर्ड मैप है वो दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा जैसे ही आपको वो आए तो आप वहां पर टारगेट कर सको। आपके दिमाग में वो पिक्चर ड्रॉ हो जाना चाहिए कि हाँ ये अफगानिस्तान है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान में आप सभी के होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं 1857 का रिवोल्ट। एक बार ध्यान से फिर देख लो, ये वो एरिया है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही थी, वहां पर ऑक्यूपाइड रीजन है। ठीक, अब आते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे 1857 का जो रिवोल्ट है, प्रीलिम्स और मेंस में खास तौर से, क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखते हो खास तौर से फ्रीडम स्ट्रगल, तो 30-40% हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो इस रीजन से आते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है और ड्रामेटिक है, एक अच्छी तरह से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। देखो, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जैसे आप सभी को मालूम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ ही साथ इंडिया में पोर्तुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, डेन आए थे, फ्रेंच आए थे, कई कंपनीज आई थी। और सबसे पहले यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पीरियड में आई थी, आप सभी ने जिसने मिडल पढ़ा है बता सकता है किसकी पीरियड में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी? सबसे पहले एंट्री मिली थी यहाँ पर, किसी को याद है? डच के। डच नहीं, यहाँ पर रूल किस रूलर ने, जिस समय था रूलर कौन था जिसने सबसे पहले उसे एंट्री के लिए लाइसेंस दे दिया? यहाँ पर किसके पीरियड में आए थे? क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, स्टेट या उसमें। बंगाल के नवाब थे सर ना, कैलकाटा में ये होते हैं।
1608 में 1600 सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। सबसे पहले जहांगीर जो थे उनके पीरियड में उन्होंने एंट्री दी और सबसे पहले सूरत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में अपना सबसे पहला जो है फैक्ट्री जो है वो डेवलप किया था। हाँ, उसके बाद कैलकाटा में किया था। हाँ, सॉरी। तो ये था। आप देखो 1857 का जो रिवोल्ट था बेसिकली उसमें खास तौर से उसमें 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला उसके रीजन, उसके पीछे रीजन कौन कौन से थे। दूसरा उसके पीछे किन किन एरिया में स्प्रेड हुआ था और फेलियर अगर हुआ तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसमें, ये हमको देखना होगा। तो रिवोल्ट के जो रीजन यहाँ पे देख रहे हैं, पहला रीजन है जो है रीजन फॉर सोशल रीजन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे रीजन। सोशल रीजन क्या था उस समय, जो क्रॉस द सी, यहाँ पॉइंट्स मैंने कुछ दिए हैं। जैसे उस समय क्या था, खास तौर से हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि अगर उस समय सी को क्रॉस करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, पाप मानते थे लोग। सी को क्रॉस करने से इवन ये हद तक हो जाता था कि कई लोगों को जाति से भी बाहर कर दिया जाता था, उनकी जाति से उन्हें निकाल दिया जाता था, से कई लोगों को निकाला भी गया था। तो ये सही नहीं माना जाता था और उस समय और उससे पहले भी कई रिवोल्ट हो चुके थे। आर्मी को, सोल्जर्स को बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उनके मन में इस बात को लेकर भी काफी रोष था। सेकेंड जो सोशल था वो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी यहाँ पे, जितनी वहां जो उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आई थी, तो धर्म को लेकर के जो है वो तो लड़ाई आज भी होती है, तो धर्म को लेकर के हर कोई चाहता है सिक्योर रहे। तो ईसाई मिशनरीज का जो इंटरफियर है, जो यहाँ पर इस्लाम यानी मुस्लिम और हिंदू जो थे, उनको ये डर था कि कहीं यहाँ के लोगों को भड़का करके वो क्रिश्चियन न बना ले, और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे उधर से सपोर्ट भी था। तो एक ये इसको लेकर के एक सबके दिमाग में जो कंफ्यूजन था। और थर्ड जो था वो सती जो है प्रथा थी, और विडो रीमैरिज, यानी ब्रिटिशर्स जो है अब उनके इस पार्ट में भी एंटर करने लगे थे। तभी उस समय के जो बुजुर्ग थे वो सती सिस्टम को जो है वो सही मानते थे, और वो ये मानते भी, अगर गलत भी मानते थे तो वो ये कहते थे कि भाई हमारे इस एरिया में इनको क्या काम है, वो क्यों एंटर करे। इसी तरह विडो रीमैरिज जो उन्होंने कराया, फिर सोशियो रिलीजियस बहुत सारे जो रिफॉर्म वो करते चले जा रहे थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा उससे उनके मन में एक रोष, एक गुस्सा भरा हुआ था लोगों को। सेकेंड जो था इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल रीजन जो था टैक्स। ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए, देखो इसके पहले भी जो है अलग अलग कंट्री से बहुत सारे जो है ट्रूपर्स, अटैकर्स यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन जो भी यहाँ पर आए उन लोगों ने यहाँ के लोगों को ही अपना मान लिया। तो टैक्स को लेकर के देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स इसके पहले जितने भी आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने यहाँ को ही अपना मान लिया और यहीं पर रह गए, और उनके साथ एक लिंक जुड़ गया था लोगों का। लेकिन उस समय तक आते आते सब जितने भी सोशल लोग थे और जितने भी समाज के तबके थे, सबके दिमाग में एक बात तो जा चुकी थी कि ब्रिटिशर्स जो आए हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है ट्रेड, और वो बिजनेस करने आए हैं, और वो यहाँ को सेकेंडरी ही समझते हैं और वो एक कॉलोनीज की तरह यूज करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट करके यहाँ से लेकर के जो भी बेनिफिट है या वो ब्रिटेन को डेवलप करना है। तो टैक्स वो इसलिए बढ़ाते चले जा रहे थे, इसके लिए भी रोष था। अब जब ब्रिटिशर्स ने जिन एरियो क्षेत्र को जो है ऑक्यूपाई किया था रीजन को, उसके लिए जो नए जमींदार की उन्होंने एंट्री कराई थी। अब जो पुराने जमींदार हुआ करते थे उनका क्या होता था, वो उनका एक अच्छा लिंक था लोगों से, और पुराने जमींदार जितने थे उस लिंक की वजह से एक सहानुभूति होती थी, लोगों के साथ एक जुड़ाव होता था। लेकिन नए जमींदार का सिर्फ मोटिव क्या, सब जो ब्रिटिशर्स के समय में जमींदार थे वो सिर्फ बेनिफिट के लिए करते थे, जो उन्होंने नए जमींदारों को एंट्री दिलाई थी, ये रीजन था। इसीलिए इसको लेकर भी उनके मन में बहुत रोष था। अब ये सब पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है प्रीलिम्स और मेंस में भी लिखने के लिए आपको सभी को काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स के बेस पे एलिबरेट करना है। फिर है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में कई चीजें हैं। अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिया है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत बड़े रीजन को ऑक्यूपाई करते जा रहे थे, और उसके लिए उन्होंने जो 2 पॉलिसी जो चलाई थी वो थी सब्सिडरी पॉलिसी, एंड जो सेकेंड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
एक सेकंड, 1 सेकंड, स्टूडेंट का है फोन। हेलो। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जोड़ते थे। आप में से कोई बता सकता है इसको? एनीवन? किसी को मालूम है ये सब्सिडरी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ सर, सब्सिडी अलायंस मीन्स जिनके बच्चे थे तो उनको जो है वो बेनिफिट्स, जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी तो उसके रिलेटेड था ये। खुद की प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं तो उनको जो है वो नवाब रह सकते हैं। एंड जिनके नहीं है बच्चे गोद लिए हुए तो वो राजा नहीं बन सकते। चलिए बताता हूँ। डॉक्ट्रिन देखो ऑफ लैप्स। ये जो डॉक्ट्रिन मेथड है, ऑफ लैप्स। ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड था। ब्रिटिशर्स को बिना लड़े बिना कुछ किए इतना बड़ा रीजन मिल गया, इतने चालाकी से उन्होंने ऑक्यूपाई किया था इस रीजन को, इतनी चालाकी से उन्होंने की थी। सबसे सबसे बड़ा चाला जो यूज किया था सब्सिडरी अलायंस, पहली बार जो यूज किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सब्सिडरी अलायंस में एकदम सिंपल सा मेथड उन्होंने डाला था। सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने क्या कहते थे, जब वो इंडिया में एंट्री किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे राजा महाराजा कई ढेर सारे हैं, और उसमें से कोई बहुत ताकतवर भी है, कोई पावरफुल है तो कोई वीक भी है, हर किसी को एक दूसरे से खतरा है। बस इन्हीं का चालाकी से उन्होंने फायदा उठाया। बाद में चलकर डिवाइड एंड रूल भी उन्होंने इसी चीज को लेकर फॉलो किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले जो कोशिश करी थी, उन्होंने क्या बताया, बोला कि भाई वो जाके सीधे महाराजा जो वीक होते थे उनसे जाके मिलते थे, और उनके जो पड़ोसी राजा होते थे उनसे उनको लेकर के डराते थे उसको, देखो ये अटैक करने वाला है तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो तुम एक काम करो, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम क्या करना होगा तुमको कि तुम अपने यहाँ अपनी सेनाएं रखोगे, हमारी सेना तो है, हाँ, हमारी सेना जो है तुम्हारे यहाँ रहेगी, तुम उसको पेमेंट भी करो दोगे, साथ में उनके रहने का खाने का सारा खर्च तुम उठाओगे। अब ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसको और अच्छे से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको अप्लाई किया, और इसके थ्रू बहुत बड़े रीजन को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसने क्या कहा, उसको और एलेबोरेट क्या कर दिया धीरे धीरे कि भाई अगर तुम हमारे आर्मी अपने पास रखते हो तो उसको पेमेंट देना है तुमको, उनके खाने पीने रहने का सारा खर्च तुमको उठाना है। साथ में ये भी बाद में कर दिया कि अगर तुम जो है किसी भी बाहर के किसी दूसरे राजा के साथ कोई भी संधि बिना हमारी मर्जी के नहीं कर सकते हो, और हमारे साथ ही साथ तुम किसी भी यूरोपियन कंट्री, दूसरी यूरोपियन कंट्री को तुम एंट्री भी नहीं करा सकते, मतलब और किसी यूरोपियन कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव को अपने यहाँ नहीं रखोगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इससे क्या हुआ, ये वेलेजली से, कि इससे जो उसके साथ में यूरोपियन कंट्री डच डेन फ्रेंच आए थे, जितने ये आगे बढ़ते चले गए उसके पास ये बाध्यता हो जाती थी कि भाई किसी यूरोपियन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को तुम अपने यहाँ नहीं रखोगे, तो उसकी एंट्री बंद करा दी उसने। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने, इस लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने इस तरीके से देखते ही देखते बहुत सारे राजाओं को अपने यहाँ, राजाओं के यहाँ अपनी आर्मी रख दी और उसके अपने अंडर में कर लिया। जैसे इसमें कुछ दे भी दिया, मैंने हैदराबाद को 1798 में उसने अंदर कर दिया, मैसूर को। अब इससे सबसे बड़ा वो क्या करते, जैसे मैसूर टीपू सुल्तान थे, अब टीपू सुल्तान खुद ये चाहता, टीपू सुल्तान मतलब वो को भी सपोर्ट दिया था। अब वो जिसको रखते थे अगर वो तैयार नहीं होते थे तो उसे जबरदस्ती भी करवा लेते थे। फिर धीरे धीरे लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कर दिया, सीधे सीधे करके बहुत बड़े एरिया में इंडिया में अपना, भारत के अंदर यानी जो भी क्षेत्र थे, मैसूर को 99 में, तंजौर को, फिर उसके बाद फिर इसी तरह से पेशावर, फिर सिंधिया जो ग्वालियर के थे उनको भी, फिर जो है ऐसे करके 1803 में जो भोसले, सबको ऐसे करके बहुत बड़े एरिया को उन्होंने धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई कर लिया। और ये चालाकी थी लॉर्ड वेलेस्ली का, जो 1798 से 1805 तक बंगाल में, यहाँ बंगाल के जो गवर्नर बने रहे, तो उनकी इस चालाकी से बहुत बड़ा रीजन जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। दूसरा इसी चीज को और आगे बढ़ा दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जब लॉर्ड डलहौजी आए 1848 से 1856, यानी
फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन हमारा नेशनल होने वाला था, जस्ट उसके पहले तक ये रहे थे, 56 था, और इसको और स्प्रेड कर दिया उन्होंने और ज्यादा चालाकी से इसको लगा दिया, क्योंकि जब ये बने गवर्नर तो उस समय इंडिया में 3 तरह की रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। पहले वो रियासत हुआ करती थी जो पूरी तरह से कैसी होती थी, फ्री, मतलब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में वो नहीं हुआ करती थी। दूसरी कैसा होती थी, दूसरे वो प्रोटेक्टर्स होते थे। प्रोटेक्टर्स का मतलब जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोटेक्शन दे रखा था। और तीसरा कौन होते थे, जो डिफीटेड स्टेट थे। अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी चाल कैसा होता था, वो जिसको जो भी राजा से वो जीत जाते थे, तो ऐसा नहीं कि अपना खुद जाके वहां रूल करते थे, वहां आप उसके ही किसी रिप्रेजेंटेटिव को बैठा देंगे, उसकी पेंशन बांध दिया करते थे, भाई इतनी तुमको पेंशन मिला करेगी, और उसके साथ उसको जो भी हर्जाना यानी मुआवजा, यानी तुमने हमसे लड़ाई लड़ी है तो इतना तुम्हें पेमेंट हमको करना पड़ेगा, तो ये कर दिया करते थे। जो डिफीटेड स्टेट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। डलहौजी ने इन दो को टारगेट किया, प्रोटेक्टर्स और जो डिफीटेड स्टेट थे उनको टारगेट किया उसने। उसने क्या कहा कि जो भी प्रोटेक्टर और डिफीटेड स्टेट है, अगर ऐसा होता है कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो प्रोटेक्टर के लिए थोड़ा सा वो लिबरल रखा था, लेकिन डिफीटेड के लिए सिंपल कह दिया था कि अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, अगर तुम अडॉप्ट करते हो, तो अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें परमिशन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेनी पड़ेगी। अगर हम परमिट करेंगे तो ही तुम रख सकते हो, तो ही उनको तुमको पेंशन मिलेगी, यानी आने वाली जो अडॉप्टेड सन होगा उसको ना तो पेंशन देंगे वो, और न ही उसे अगर एक्सेप्ट करते हैं तो नहीं, यानी सीधे सीधे वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली आती थी। दूसरा, जो प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे उनके लिए कहा कि आपको अगर ऐसा करना है, जो भी अगर अडॉप्ट करना है किसी बच्चे को, तो आपको हमसे पूछना होगा, फिर हम केस बाय केसेस देखेंगे, सरकमस्टांसेस कैसे रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर हुए तो यस कहेंगे, अदरवाइज जो भी होगा हम फिर नो कर देंगे। और इस तरह से धीरे धीरे डलहौजी ने उसको आगे बढ़ाया। आपको मालूम ही है झांसी जो है, फिर नाना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई बच्चे नहीं थे, तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन आई थी। फिर नाना जो थे मराठा, उनको भी अडॉप्टेड सन थे, उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई, और पेंशन बंद ही नहीं कर दी गई, उनको कानपुर भेज दिया गया पूना से उठा करके, तो इसलिए भी वो बहुत नाराज चल रहे थे। मतलब ये एरिया को ऑक्यूपाइड करने का जो ये इनका ये जो दो नीतियां थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, ये दो तरीके से उन्होंने बिना लड़ाई के, बिना किसी चीज के चालाकी से इंडिया के बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, जीत लिया। ठीक है ना, समझ में आया भाई आप लोगों को? यस सर। इसमें पॉइंट्स इसलिए बताता यार, फिर Yes, कौन sir. लिख रहा है ये, तो इसमें बताता जाऊंगा आपको सारे ऐसे पॉइंट्स, फिर इसमें सारे क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यानी ये दो थे एरिया ऑक्यूपाइड करने के तरीके उनके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, इसके थ्रू उन्होंने बहुत बड़े रीजन को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रीजन देखा जाए वो था करप्शन, यानी करप्शन इन्वॉल्व था पुअर्स के अगेंस्ट, जो एडमिन लेवल पे जबरदस्त करप्शन था, जिससे जितने भी गरीब थे वो पूरी तरह से निराश थे, और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें गालियां देके बुलाया जाता था, और कई ऐसे चीजें थी जिससे तो वो पूरी तरह से ब्रिटिशर से जो लोग थे, सोशली जो समाज का हर तबका था, वह पूरी तरह से उस नाराज हो चुका था, त्रस्त था। अब तीसरी जो उनके सपोर्टर जो आते हैं, यानी कि जो उनके यहाँ खुद जॉब करने वाले सोल्जर्स, आप खुद सोच सकते हो कि इतने बड़े 30 करोड़ करीब उस समय यहाँ पर जो लोग थे, और वहां 5,000 से ब्रिटिशर्स, अगर उनको इतने बड़े, इतने ज्यादा लोगों को रूल करना है तो यहाँ के लोगों को मिला के ही करना था, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे इंडियंस जो थे जॉब करते थे, तो अब वो भी जो है नाराज हो चले थे। रीजन क्या था? रीजन था जैसे प्रमोशन, किसी भी सिपाही या कोई भी अच्छे से अच्छा जो उनके यहाँ काम करने वाला सिपाही, चाहे वो कितना भी तेज तर्रार क्यों ना हो, पूरे लाइफ टाइम में अगर उसको मैक्सिमम जो प्रमोशन मिलेगा वो है सूबेदार। सूबेदार रैंक से उन पर वो जा ही नहीं सकते थे, तो इसलिए भी वो नाखुश थे थोड़े। ऑफिसर्स जो है वो इंडियंस जो भी
जॉब करने वाले लोग तो उसके साथ बहुत मिसबिहेव कहते थे, उन्हें गलत उल्टी सीधी गालियां दिया करते थे, गालियां दे के बुलाया करते थे। वो सीधे समझते थे वो कि ये लोग जो है हमारे अंडर में है, जो दास है, नौकर है, और उनके साथ बहुत ही गलत और रूखा बिहेव करते थे। इवन वो तो इंडियंस ही थे, अपने समाज में जब रहेंगे तो उनको अलग से ये रहेगा कि हाँ भाई तुम जो हो जॉब करते हो ब्रिटिश आर्मी में या इधर हो, एक अच्छा सम्मान है, और वहां जाकर उसी को जो है गालियों के साथ बुलाया जाता था। तो उन सब के अंदर भी तो रोष है, हाँ भाई तुम्हारे अंदर तो हम हैं, लेकिन अगर उनको भी मौका मिलेगा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा वो। तो ये एक मिसबिहेव उनके साथ था। दूसरा, और फिर नेक्स्ट था जो रॉयल इनफील्ड राइफल उस समय आई, ये बहुत बड़ा रीजन था उस समय। रॉयल इनफील्ड एक नई तरीके की एक लाइट राइफल जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई उस समय। इंडियंस का ऐसा मानना था कि ये जो राइफल है ये पूरी तरह से धर्म में भ्रष्ट करने के लिए, यानी हमें रिलीजियस पे अटैक करने के लिए यूज किया है ब्रिटिशर्स ने। उस राइफल में एक पेपर का जो जो कारतूस होते थे उसमें पेपर से लपेटे रहते थे, और उसको उनको दांत से निकाल करके तोड़ना पड़ता था, ये खींचना पड़ता था। और उनका मानना था इंडियन का कि इसमें पोर्क और बीफ यूज किया गया है, और ये जो है मुस्लिम्स के लिए जो है वो पोर्क यानी कि सुअर का जो मांस होता है वो हराम माना जाता है, और बीफ यानी गाय का मांस जो है हिंदुओं के लिए हराम माना जाता है। तो ये पूरी तरह से इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों के खिलाफ था। आप देखोगे 1857 में इस्लाम यानी मुस्लिम्स और हिंदू में काफी यूनिटी दिखाई देगी, काफी एकता के साथ सभी लड़ाई कर रहे थे। जबकि ब्रिटिश, और ये जो उसमें सबसे बड़ा जो नफरत फैलाने की जो शुरुआत की गई 1905 से, जब बंगाल डिवीजन किया गया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म किया गया, क्योंकि उनको एक नस पकड़ में इंडियंस की आ गई थी कि जो ये एक ऐसा देश है जहां इतनी विभिन्नताएं हैं, तो अगर यहाँ पर रूल करना है और कुछ ही लोग मिल करके इनका एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो एक ही तरीका हो सकता है, वो है इनको आपस में लड़ाओ। चाहे वो जातिगत आधार हो जाए, चाहे धर्म का आधार बना दो, इनको आपस में लड़ाओ, ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम रूल करते रहेंगे। और उसी का उन्होंने नस पकड़ करके 57 85 के बाद जो है हमारे जो नेताओं ने सबसे बड़ी कोशिश की, कोई भी लड़ाई आप तभी जीत सकते हो जब सबका सपोर्ट मिले, और सबको जोड़ने में, चाहे वो महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सभी ने बहुत कोशिश की कि सबको जोड़ा जाए, और जोड़ करके ही गांधी जी ने इतना बड़ा जो है रिवोल्ट, इतना बड़ा जो मूवमेंट है वो खड़ा कर पाए। तो नफरत की जो बीज बोई वो ब्रिटिशर्स ने बोई थी उस समय, उन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये है रॉयल इनफील्ड राइफल। इसमें देखोगे सब मिलके लड़े थे। तो ये रॉयल इनफील्ड राइफल उस समय जो यूज की गई थी, ये उस समय का खास तौर से इंस्टेंट था, जिससे सोल्जर्स जो थे वो बहुत नाराज हो गए थे। फिर यहाँ पर देखोगे इसी चीज को थोड़ा डिटेल में, डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो सिर्फ वो सब लोग समझ चुके थे, सोशली सभी जान चुके थे कि ये लोग सिर्फ हमारे लूटने आए हैं। बाद में तो दादा भाई नौरोजी ने जो है ब्रेन ड्रेन थियरी भी दी थी कि किस तरह से वो सिर्फ आते हैं यहाँ पर सामान खरीदना, और यहाँ को सिर्फ एक औपनिवेश यानी एक कॉलोनी की तरह यूज करते हैं, और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए और इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए ही इन्होंने हमें जोड़ रखा है। तो सब समझ चुके थे कि ये ट्रेड के लिए आए हैं, इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमको एक्सप्लॉइट ही करेंगे। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सभी क्या है कि जितने भी ट्रेडिशनल हमारा था इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यही करा कि हमको, जैसे आज का वॉर देखोगे, अभी हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं, सभी अभी अभी सबके मन में गुस्सा है चाइना को लेकर, चाहे कोई भी हो। तो चाइना को लेकर गुस्सा कर रहा है, मोदी ने एक बड़ी वो अच्छी काम किया है, जो लोग में अभी अगर जागृत हो जाता है कि आप जो है अपने घर का सामान यूज करो, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट। और हमने भी यही शुरू किया था, चाहे वो 1905 और 6 में जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, और फिर गांधी जी ने जैसे इसी को और बड़ा रूप दिया, वो गोखले ने चलाया, और फिर उसके बाद गांधी जी ने आगे बढ़ाया। तो ये जो है स्वदेशी मूवमेंट में सबसे बड़ा होता है कि आपका ट्रेड डेवलप होता है। आज भी खुद भी कहते हैं, अगर 90 दिन, मोदी कहता है 90 दिन अगर आप लोग सिर्फ अपना सामान अगर खरीद लो तो हम देश दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बन जाए। लेकिन वो कैसे होगा जब 60% पेनिट्रेशन ड्रग्स में जो है, वो मेडिसिन में देखोगे चाइना का है 80%, खिलौनों में, तो हर चीज में तो वो एंट्री कर चुके हैं। इवन सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं मजबूरी है, लेकिन हाँ जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसी से हम खड़े हो पाएंगे। तो वही उस समय किया। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स से जानते थे, इसीलिए दिमाग लगाया उन्होंने, और सबसे पहले क्या कोशिश किया, यहाँ के ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना, जो भी है जो
स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उसको तोड़ो, उसको खत्म करो, ब्रेक करो, और इनको अगर वो तोड़ देंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। गांधी जी ने वही करा कि जितने विदेशी चीजें बहिष्कार करो उसका। तो वही उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उसको ब्रेक करना शुरू किया हम पे, क्योंकि उनका सामान आप खरीदोगे तो उनको बेनिफिट होगा, इसीलिए छोड़ दो इनको, इसको डिस्ट्रॉय करो इनके साथ ट्रेडिशनल जो भी चीजें हैं, और टैक्स बढ़ाते चले जा रहे थे। फिर नए जमींदार का आपको बताया था कि वो टैक्स कलेक्शन, नए जमींदार उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए जमींदार हुआ करते थे, उनका मोटिव ही होता था जनता का एक्सप्लॉइटेशन करो खुल के, उनको कोई लेना देना नहीं था। पहले के जमींदार का जुड़ाव एक होता था, वो कोई जुड़ाव किसी भी व्यक्ति के साथ उनका नहीं होता था, तो उनसे भी सब नाराज हो चुके थे। फिर उनके इस एक्सप्लॉइटेशन से उस समय 12 बड़े बड़े फेमाइंस यानी अकाल पड़े थे उस समय, और कई छोटे मोटे अकाल पड़ चुके थे कुछ 100 साल के अंदर। तो इतने बड़े बड़े अकाल से सभी त्रस्त हो गए थे उनके एक्सप्लॉइटेशन से। फिर हायर और मिडिल क्लास जो सोसाइटी के थे वो हायर पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते थे। अब जो हायर मिडिल क्लास के लोग थे वो राजाओं के यहाँ तो उनको नौकरी मिल रखी थी कि राजाओं के यहाँ वो जॉब करते थे, उनको वहां नौकरी मिल रखी थी, लेकिन उनको जॉब यहाँ नहीं मिली हुई थी। अब राजाओं का क्या हुआ, राजा तो खत्म होते चले गए, अब उनको सूबेदार के ऊपर यहाँ पर हायर पोस्ट में ब्रिटिशर्स के यहाँ उनको जॉब भी नहीं मिलती थी। तो मिडिल क्लास का जो अपना ईगो सेटिस्फाइड या वो कहें वो भी सेटिस्फाइड नहीं होता था, वो भी नाराज होते चले जा रहे थे। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे इसका इफेक्ट बहुत बड़ा रिवोल्ट क्रिएट किया गया था, तो बनाया हुआ था, तो उसका इफेक्ट जरूर रहेगा हर तबके में। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है यहाँ पर कि 2-3 युद्ध हुए हैं यहाँ पर, उस युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा है, हिस्ट्री सर ने पढ़ाया था। तो फर्स्ट इसमें जो है अफगान वॉर, पंजाब वॉर और क्रीमियन वॉर, ये उस समय के वॉर हुए थे। उस वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स की जो छवि बनी हुई थी, जैसे कहा जाता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूर्य जो है वो कभी डूबता नहीं है, तो डूबता नहीं है, लोगों का एक डर था कि वो कभी हारते ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकली वाइज बहुत एडवांस थे, वो हमको हर जगह हरा देते, वो हम उनसे जीत भी नहीं सकते थे। तो ये छवि जो है इन 3 वॉर में टूटी थी, ब्रेक हुई थी थोड़ी सी लोगों की। तो कोई आप में से बता सकता है कि कौन किसी इनमें से किसी एक वॉर के बारे में कोई बता सकता है? अफगान या पंजाब? थोड़ा सा हल्का, बहुत डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये यहाँ नहीं, कभी और डिस्कस करेंगे। किसी को मालूम है? हेलो, किसी को? क्या सर क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे? अफगान, पंजाब या क्रीमियन वॉर में से किसी का कोई थोड़े तीनों में से कोई आइडिया है ये कैसे उनकी छवि टूटी थी लोगों की? ये वॉर के बारे में पता है किसी को? क्रीमियन वॉर, चलो मैं बताता हूँ, चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे खैर, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि समझ में आएगा आप सभी को। तो यहाँ पे अफगान वॉर जो है वो 1838-42, थोड़ा सा इसमें बताया था ब्रीफ में। ये जो वॉर हुआ था उस समय जो थे वो लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक, और उस समय एक ट्रीटी हुई थी ट्राई पैराटाइट जो ट्रीटी हुई थी उनके बीच में, ठीक। उस समय क्या हुआ था कि अफगान का, जैसे अगर आपके दिमाग में मैंने कहा था मैप होना चाहिए ध्यान में, तो अगर मैप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो यहाँ पंजाब तक आता था। उस समय पंजाब में जो थे वो राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। राजा रणजीत सिंह जो थे वो पावरफुल एक राजा माना थे बहुत, और उनका जो साम्राज्य था वो करीब लाहौर तक फैला हुआ था, वो अफगान को टच करता था, ठीक। अब अफगानिस्तान के आगे देखोगे तो फिर ईरान लग जाता है, और ईरान से जो है रशिया फिर आ जाता है, यानी मतलब ईरान वो रूट है जो रशिया को एंट्री मिल जाती है। तो इन तीनों के दिमाग में डर जो था वो रशिया की एंट्री को लेकर था कि इंडिया में कहीं रशिया का वहां से एंट्री ना हो। तो जो उसके बाद अगर कोई वीक पड़ेगा वो कौन है? वो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को अगर ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रख ले, मतलब ब्रिटिशर्स का काम यही होता था कि जो भी रियासतें होती थी वहां अपना पपेट बैठा दो, मतलब अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा दो जो हमारे तरह हमको देख के काम करे, जो हम कहे वही करे। लेकिन अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं हो पाया। अफगानिस्तान का जो राजा था वो